अब हम जो तीसरा टॉपिक है, वो है बीओक्यू। बीओक्यू का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या है? आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आइटम एग्ज़ीक्यूट होंगे, उनका एक बिल। उस बिल में एक मैथोलॉजी होती है कि वो आइटम एग्ज़ीक्यूट कैसे होगा। उस बिल में उस आइटम का रेट लिखा हुआ होता है, क्वांटिटी लिखी हुई होती है और उसकी जो मोड ऑफ मेज़रमेंट है, वो बहुत सारे आइटम्स में दी हुई होती है, बहुत सारे आइटम्स में नहीं दी हुई होती है। बिल ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कभी इसके बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक है? बीओक्यू में है आप जब कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करते हैं, तो क्वांटिटी देते हैं, नोमेनक्लेचर के साथ, आइटम का नोमेनक्लेचर, मैथोलॉजी और उसकी क्वांटिटी यूनिट, ठीक है? जब कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर बिड करने के लिए उस आइटम के आगे अपने रेट कोट करते हैं। कोट करने के बाद हम कंपैरिज़न करते हैं कि कौन L1, L2, L3 है। L1 का मतलब लोवेस्ट 1 फिर लोवेस्ट 2, लोवेस्ट 3 जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है और सेकंड लोवेस्ट होता है। उन दोनों में कंपैरिज़न किया जाता है कि बाद में उन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं या ऑनगोइंग कितने काम चल रहे हैं या जिसका L1 आया उसके पास एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बहुत कम रेट डाल दिए और फिर बाद में वो भाग ना जाए मतलब फ़ीज़िबिलिटी भी ध्यान में रखी जाती है कॉन्ट्रैक्टर की। इस तरीके से हम बीओक्यू के बारे में आगे अब जानेंगे कि बीओक्यू क्यों इतना मेन पार्ट है। थोड़ा-सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि बीओक्यू में जैसे सबसे पहला आइटम आपको देखने को मिलेगा अर्थवर्क का, क्योंकि कोई भी साइट शुरू होगी तो सबसे पहले साइट की क्लीनिंग होगी, जंगल क्लीनिंग होगी, ड्रेसिंग होगी, फिर एक्सकैवेशन होगा, एक्सकैवेशन के बाद फिर ड्रेसिंग होगी, लेआउट होगा, लेआउट के बाद एटीटी होगी, है ना? एटीटी के बाद पीसीसी होगी। ये एक स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ और इन्हीं के बेसिस पे आपका बीओक्यू भी प्रिपेयर होगा, ठीक है? पीसीसी के बाद आप क्या करेंगे? फिर से पीसीसी पे लेआउट करेंगे, रेनफोर्समेंट की लेइंग करेंगे, रेनफोर्समेंट लेइंग करने के बाद उसको पैक करेंगे यानी कि फॉर्मवर्क लगाएँगे, शटरिंग करेंगे। शटरिंग के बाद आप उसकी पोरिंग करेंगे। पोरिंग करने के बाद आप उसको क्यूरिंग करेंगे 2 या 3 दिन और बैकफिल करके जो फुटिंग का टॉप है उसको ढक देंगे। फिर आप अर्थ कॉम्पैक्शन करेंगे। अर्थ कॉम्पैक्शन दोबारा से 200-200 एमएम की लेयर में होगा। वो इंक्लूडिंग रहती है अर्थवर्क में ही, उसी के नोमेनक्लेचर में वो इंक्लूड रहता है ना कि बैकफिलिंग में। उसके बाद आप कॉलम को कास्ट करेंगे प्लिंथ बीम बॉटम या टाई बीम बॉटम तक, है ना? उसके बाद आप टाई बीम तक कास्ट करने के बाद वहाँ पे फिर बैकफिल करेंगे 200-200 एमएम की लेयर डाल के कॉम्पैक्ट करके। आप पीसीसी करेंगे प्लिंथ बीम के नीचे और साइड्स में जो चारों तरफ सराउंडिंग उस बीम रहेंगे, उनके शटरिंग लगाएँगे, है ना? और अंदर के बीम्स में भी शटरिंग लगाएँगे, नीचे की तरफ चारों तरफ आप जो है जिससे मिट्टी अंदर की बैकफिल बाहर ना जाए तो आपको हाथों हाथ ड्राफ्ट वॉल भी बनानी पड़ेगी। प्लिंथ तक ड्राफ्ट वॉल रखी जाती है, जिससे अंदर की मिट्टी बाहर और बाहर की मिट्टी अंदर ना जा सके। अगर ड्रॉप वॉल नहीं बनाते हैं और आपके नियर बाई घर भी नहीं है, बिल्डिंग खाली है, तो क्या होता है कि बिल्डिंग की प्रॉपर्टी होती है सेटल होने की। आप काफ़ी कॉम्पैक्शन उसका कर लो, वो सेटल हो ही जाएगी। तो वो नीचे दबे ना ड्रॉप वॉल बनाते हुए चलते हैं, वो भी आइटम में इंक्लूड रहती है। सब स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क, है ना? और जो है सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क। तो सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क में हमारा प्लिंथ से ऊपर का, सब स्ट्रक्चर में प्लिंथ से नीचे का, जिसमें ड्रॉप वॉल कंसीडर करी जाती है। ड्रॉप वाल के बाद जब हम प्लिंथ तक आ जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ। वहाँ पे आपका ब्रिक वर्क, प्लास्टर, आरसीसी और इन सभी आरसीसी के जो आइटम हैं, जैसे कॉलम, बीम, स्टेयरकेस, स्लैब, शेड जो शेड्स होते हैं, लिंटल होते हैं, इन सब के भी नोमेनक्लेचर अलग-अलग होते हैं। इनकी शटरिंग के नोमेनक्लेचर अलग-अलग होते हैं। ब्रिक वर्क का 9 इंची का और 4 इंची का, साढ़े 4 इंची की वॉल, 9 इंची यानी 230 एमएम थिक और साढ़े 4 इंच यानी 115 एमएम थिक, ठीक है? इसमें भी इनके नोमेनक्लेचर अलग होते हैं और ये भी दिया हुआ होता है कि क्या रेशियो का इनमें मोर्टार लगेगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका एक स्ट्रक्चर वर्क का, जिसमें आपका वाटरप्रूफिंग का भी एक आइटम इंक्लूड हो जाता है ना? वाटरप्रूफिंग के साथ-साथ जॉइंट पे
जहाँ पे आपका कंक्रीट का और मेसनरी का जॉइंट आता है, वहाँ पे आपकी एक मुर्गा जाली कॉक मैश लगती है, वो एक आइटम इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद अगर आपके कॉलम्स गोल हैं, तो उनको एक्स्ट्रा आइटम में क्लेम किया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से एक्स्ट्रा आइटम कहाँ-कहाँ क्लेम किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी जो क्या बोलते हैं हाइट है, वो एज़ पर डीएसआर, डीपीआर और आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऊँची है, जैसे कि रेज़िडेंशियल में 3200 और कमर्शियल में 3600। उससे अगर 100 एमएम भी ऊँची है, तो आपको 1 मीटर की शटरिंग एक्स्ट्रा क्लेम करने का प्रोविज़न है। तो ये सब चीज़ें बीओक्यू में लिखी होती हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें इन एक्स्ट्रा आइटम्स को नल एंड वॉइड कर देते हैं, पहले से ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम आपको गोल शटरिंग का कोई एक्स्ट्रा नहीं देंगे या एक्स्ट्रा हाइट का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बीओक्यू के नोमेनक्लेचर्स में पढ़नी होती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये दिखाऊँगा कि बीओक्यू कैसा होता है, उसको कैसे स्टडी किया जाता है। और उसके साथ-साथ जो उसकी एमबी होती है अटैच्ड, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको नहीं मिलती, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि क्वांटिटी कई बार होती है कि डेविएट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी एग्ज़ैक्ट कभी एग्ज़ीक्यूशन से मैच नहीं करती, वो हमेशा डेविएट होती हैं, या तो ज़्यादा या कम और मोस्टली आप देखेंगे कि वो एक्सीड हो जाती हैं, ज़्यादा ही एग्ज़ीक्यूट होती हैं। उसका भी रीज़न है, मैं बताऊँगा। ठीक है। इस वाले लेक्चर से अलग मिलते हैं अब दूसरे लेक्चर में।